15 मीटिंग हम लोग करते हैं, फिर भी लोगों से मिलते, मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, तो भी मैं गर्म पानी के घूंट भर भर के अपनी बात को कहता रहता हूं कि गर्म पानी पियो, अपनी बात रखो। सवाल ये है कि इस देश में क्या आजादी से पहले पार्टियां नहीं थी? तो जवाब ये है कि आजादी से पहले भी पार्टियां थी। कांग्रेस पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, अकाली दल भी था और लेफ्ट की पार्टियां भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन पार्टियों के रहते बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पार्टी बनानी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसलिए बनाई कि उन दलों के जरिए जो काम बाबा साहब करवाना चाहते थे अपने लोगों के हितों के लिए, वो नहीं हो रहा। और उन्होंने जब दल बनाया तो अपनी बात रखी, अपने लोगों के लिए अधिकार लड़े, एमपी एमएलए जीते, हमारी बात मजबूत हुई। ये सच है कि अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अकेला आदमी खड़ा हो जाए और उसके साथ लग करने वाले लोग खड़े हो जाएं तो वो सब मिलकर इतिहास जरूर बदल सकते हैं। ये बहुत आसान मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर भी तो अकेले निकले थे, आप देखो कितना बदल कर रख दिया। आज देखो हम जिनको गुलाम माना जाता है उनके लिए अच्छी अच्छी कुर्सियां बची है, बढ़िया टेंट लगे हैं। और अगर मेरे पीछे इतनी अच्छी बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू आप लोगों ने लगाई, हमें तो जिंदा को सम्मान नहीं मिल रहा था, लेकिन बाबा साहब के अथक प्रयास से उनके जाने के बाद भी आज भी हमारी पीढ़ियां अगर कोई उनकी उंगली की तरफ भी आंख उठा दे तो मरने मिटने को तैयार हो जाती है। कुछ तो उन्होंने किया होगा हम लोगों के लिए, क्या कुछ तो ऐसा है जो उनके जाने के बाद भी हम अपने बाप दादा को भूल जाते हैं, लेकिन हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर को याद रखें। कुछ तो किया होगा, कुछ तो योगदान होगा। जब तक बाबा साहब आंदोलन शुरू करके हमें पैरों पे खड़ा करने के लिए निकले, तो इस देश में वो ताकतें जिन्होंने कभी भी हजारों साल हमारे आंसू भी देखे, हमारे फटे हुए कपड़े भी देखे, हमें बेइज्जत होते भी देखा, अधिकार विहीन भी देखा, वो ताकतें जिन्होंने गैर बराबरी बना के रखी, वो ताकतें भी कुछ ना कुछ कर रही थी। इधर बाबा साहब ने सत्ता सैनिक दल बनाया, इधर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। उन्होंने आरएसएस के जरिए हमारे लोगों को किस तरह से गुलाम बना के रखा जाए, किस तरह से उनको अपने अधिकारों के बारे में जानने का मौका न मिलाए, उन्होंने भी अपना काम किया। आज ये देखिए इस देश में जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए, उनका तो नहीं है, लेकिन जिनके पास मुट्ठी भर वोट है वो राज कर रहे हैं। किसानों को अगर 10,000 रुपए का लोन माफ कराना हो तो आंदोलन करने पड़ते हैं, और उनके 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी आराम से माफ कर देते हैं। इस देश में चल क्या रहा है? ये देश तो लोकतांत्रिक देश है, जिनका वोट है उनका राज हो और जिनकी संख्या ज्यादा हो उनके लिए योजनाएं बने। लेकिन आपके तो खिलाफ कानून बनते हैं, एनआरसी पे कानून बनते हैं, सीए पे कानून बनते हैं, किसानों के खिलाफ बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जज एससी/एसटी एक्ट को खत्म कर देते हैं, तमाम तरह से व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी के कानून बनते हैं, फिर अभी ड्राइवरों के खिलाफ कानून बने। इस देश की सत्ता, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को पुनः वहीं ले जाना चाहती है जहां ये देश आजादी से पहले था। कैसा देश कि आपके और मेरे बदन पे कपड़े तक पहनने का भी अधिकार नहीं। आज इस देश में संविधान के रहते धार्मिक आजादी खत्म हो रही है। आप मस्जिदों में इबादत नहीं कर सकते, आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं निकाल सकते। अगर आपके यहाँ प्रमाणित बता रहा हूं शोभा यात्रा न निकलती हो तो आप परमिशन लेने जाओ, देखो क्या कहेंगे पुलिस करो कि नहीं नई परंपरा नहीं चलेगी, नई परंपरा नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे। इसका मतलब इस देश में जिनका राज बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने छीन के हमारे हाथ में दिया था, उनका राज पुनः स्थापित होने की तरफ जा रहा है। ये चुनाव नहीं है, ये इस देश में कर्म गुरु की लड़ाई है, और जो लड़ेगा वही बचेगा, और जो घुटने टेक देगा वो इस देश में गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। आपको हमें तय करना है कि हमें इस देश में कैसे जीना है। आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी पुलिस की भर्ती आई, आपने देखी होगी, कितने ऐसे बच्चे थे इस गांव के जिन्होंने पुलिस की भर्ती में भाग लिया था। पेपर बाद में आया, उत्तर पहले आया। 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, पर बच्चे 400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए, और फिर पेपर लीक हो गया। इनकी पूरी की पूरी भर्ती का बेड़ा गर्क हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। अभी आंदोलन कर रहे हैं कि री एग्जाम कराओ। असल ये है सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं,
क्योंकि अगर नौकरी आएगी सरकारी तो उसमें मिलेगा आरक्षण, आरक्षण मिलेगा तो दलितों, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चों को भी कुर्सी में बैठने का मौका मिलेगा। ये तो वो सरकारों की सोच है। भारतीय जनता पार्टी आरएस की, इनका बस चले तो ये आपको रोटी खाने का अधिकार छीन ले। आप याद करो 100 साल पहले पीने का पानी तालाब से पिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में आंदोलन किया। आपका प्यासा गला देख के किसी ने आपके लिए तालाब से पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं की। आप इतिहास भूल गए हो। आप ये सोचते हो सब कुछ इतना आसान था। आज आपने मेरे लिए फिल्टर के पानी की बोतल रखी, लेकिन आप याद करो कि आपके बाबा साहब को 100 साल पहले जिनकी मूर्ति को छूने नहीं देते आप किसी को, उनको लाठियां खानी पड़ी देश में आरएसएस के लोगों के द्वारा। जब वो महान सत्याग्रह करने जाते हैं, आप महसूस करो कि आज जो हम पे अधिकार है वो मांगने से नहीं मिले। जिनको पीने के पानी के लिए भी लड़ना पड़ा हो, आप महसूस करो उनको मकान बनाना, एजुकेशन लेना, रोजगार करना, नौकरी करना, इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जानना चाहते हो तो मेरी माँ बैठी है, बाबा साहब ने हंसते हंसते अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। आप एक बच्चे की उंगली कटी भी नहीं देख सकते हो, और बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे हमारे लिए रिश्ता नबूद कर दिए। खुद मिट गए बाबा साहब और हमारे में अधिकार देके गए और ये कह के गए कि मुझे मेरे जाने के बाद बराबर समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। आज इस देश के संविधान को खतरा हो गया है, और खतरा भी ऐसा नहीं हो सकता है इस देश में भविष्य में कोई चुनाव भी ना, इस तरह के हालात हो गए। मैं आपको याद कराता हूं इस देश में मूवमेंट कैसे खड़ी होती है। मूवमेंट ऐसे खड़ी होती है जब आपके बीच के लोग अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी को समझकर और गांव-गांव जाके समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। जब समाज तैयार होता है और समाज एक एक पैसा जुटा के मूवमेंट खड़ी करता है, ताकत देता है, और वोट की ताकत से इस देश में ताकत बनती है। आप 1000 लट रहे खड़े हो जाओ, आप एक कानून नहीं बना सकते। आप 1 लाख लोग सड़क पे खड़े हो जाओ, आपके हित में एक कानून नहीं बनेगा। लेकिन आप अपनी वोट से चुन के अगर किसी को भेजोगे और वो जाके वहां जाके समस्या के लिए लड़ेगा तो कानून तो का दूसरी बात है, आपके जो बने हुए कानून है वो भी लागू होंगे। नगीना के लिए मैं बात कह रहा हूं आपको। जब आपको वोट का अधिकार दिलाया गया तो दुश्मन ये कह रहा था, उसको ये डर था कि भाई अब तो इनके वोट से इनका राज आ जाएगा। तो उसने कहा इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, इनके पास नोट नहीं है, हम इनके वोट को नोट से खरीद लेंगे। और ये हुआ भी। लंबे समय तक हमारा वोट खरीदा जाता रहा। बाबा साहब अपने समाज को समझाते, पैसे वाले लोग आके पैसा देते, वो पैसे वालों के साथ हो जाते। वो कहते बाबा साहब तो खाली बात बताते हैं, पैसा तो ये लोग देते हैं। उनको ये नहीं पता था कि पैसा तो उनके चरणों की धूल होती है जिनका राज होता है। पैसा तो उनके चरणों की धूल होती है जिनका राज होता है, जिन पे पावर होती है। क्योंकि पैसे का निर्धारण सरकार करती है कि किस जाति, किस धर्म, किस गांव, किस क्षेत्र में, किस विभाग में कितना पैसा जाएगा, ये काम तो सरकार करती है। हमारे भोले वाले लोग थे, पढ़ना जानते नहीं थे, ज्ञान था नहीं। फिर बाबा साहब ने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। समाज की समझ में आया, जिनकी समझ में आया तैयार हुए। जैसे आज मैं आपके गांव को तैयार करने आया हूं, ऐसे जो लोग तैयार हुए उन्होंने वोट का प्रयोग किया तो हमारी ताकत बनी। फिर उनके जाने के बाद 56 में वो 18 मार्च 1956 को कह गए आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। मैं इस कारवा को जहां तक पहुंचाना चाहता था ये वहां तक नहीं पहुंच पाया। अगर आप मेरे सच्चे बच्चे हो तो इस कारवा को अगर आप आगे ना ले जा सकते उसको पीछे मत जाने देना। मैं अपने लोगों को अधिकार देके जा रहा हूं, मगर आप महसूस करो कि आपको हमारे अधिकार सुनने होंगे। पहले नौकरी आती थी तो कुछ बच्चे आगे बढ़ते थे, अब तो नौकरियां नहीं आती। और जैसा मैंने कहा पेपर लीक हो जाते हैं, अगर पेपर भी ना लीक हो तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से 20,000 पद हमारे सरकार के लोगों ने दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने छीन लिए। जो पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, जाट का, सैनी का, विश्वकर्मा का, अंसारी का, तेली का, तमाम जो जिनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कहा जाता है, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब में हो, चाहे पिछड़ों में हो, उन सब के बच्चे जो कुर्सी में बैठते वो सारी नौकरी सरकार के लोगों ने अब छीन के अपने लोगों को दे दी। क्योंकि आज संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा। देश तो ऐसा चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसके घर बुलडोजर चलेगा, किसका बच्चा जेल जाएगा, किसके बच्चे को पीटा जाएगा, किसको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पशु के नाम पे जिसकी अहिंसा होगी, और किसके खिलाफ कानून बनेगा
ये देश के रुआनुमा कमरे बैठ के तय करते, जनता की सहमति तय नहीं करते। और हम भी गुलाम हो गए। पहले हम भी अपनी आवाज को खड़े होकर बोलते थे, हमारे नेता बोलते थे। अब तो सीबीआई इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और नेता भाजपा में चले जाते हैं या नेता चुप हो जाते हैं। अब जब कोई लड़ना नहीं चाहता तो भाई मैं क्या करूं? मैंने तो लड़ना ही सीखा। मैं तो जानता हूं कि बिना लड़े कुछ मिलता ही नहीं है। माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोने लग जाता है, तब माँ को एहसास होता है कि इसको भूख लग रही है। अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी सोचती इसका पेट भरा हुआ है, वो भी अपने काम में लगी रहती है। जब तक आप अपने हकों के लिए बोलोगे नहीं, जब तक आप अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो तब तक आपकी सुनवाई इस देश में नहीं होगी। जब जब आपके नेताओं ने बोला है तभी तभी आपको अधिकार मिले। आप मेरे बारे में जो नहीं जानते, जो जानते हैं उनको तो पता, जो नहीं जानते जानो कि इस देश में अगर कभी भी किसी मजलूम पे आवाज उठी, अन्याय अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठी तो चंद्रशेखर आजाद ने सीना ठोक के साथ दिया। चाहे एनआरसी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, जिनको आपने वोट देकर ताकतवर बनाया वो अपने रजाइयों में पड़े सो रहे थे और आपका चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की जमा मस्जिद पे भीम आर्मी के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। इसकी कीमत चुकानी पड़ी, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। गिरफ्तार हुआ, जेल गया, लाठियां लगी, नखून खींच लिए और जो जुल्म वो कर सकते थे किया, लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई। जेल से बाहर आया, पूरे देश में साइन मार बनाता हुआ घूमा। मेरठ आया कि पता लगा यहां गोली चली थी, मेरठ के बच्चों को दफीना में गाजियाबाद में मिला। और फिर मैं नेटोर आया, नेटोर से मेरा दर्द का रिश्ता है, नगीना से मेरा दर्द का रिश्ता है। जब मैं नेटोर आया तो मुझे पता लगा कि सलमान को भी यहाँ सर में गोली मार के मार दिया और उसकी माँ उसकी बहनें जो है वो न्याय के लिए लड़ रही है। यहाँ की उसकी भी लड़ाई लड़ी। जब कोरोना काल आया, निजामुद्दीन मरकज बंद हुआ, तबलीग की जमात पे आरोप लगे, मौलाना साद को बंद करने का प्रयास किया, तब भी चंद्रशेखर खड़ा था। जब मौलाना कलीम सुद्दी को बंद किया, आरोप लगे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर खड़ा था। जब तबरेज को यहाँ मारा कासगंज में, तो भी चंद्रशेखर खड़ा था 1.5 फीट की टंकी पे, जब उसके माँ बाप को पीटा ले जाके इन्होंने। जब नासिर जुनैद को मार मार के हरियाणा में लाके तथाकथित गोरक्षकों ने उनको जिंदा जला दिया, उन 3-4 स्टेट में उनके लिए आंदोलन करा के मुख्यमंत्री में नाका गड़वाना वाला चंद्रशेखर आजाद था। और जब तक दुनिया में भी, क्योंकि भीम आर्मी की वजह से पूरी दुनिया के लोग जानते हैं हमें, इस दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम्स मैगजीन भी इस देश में से अकेले आदमी का जिक्र करके लिखती है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ उभरता हुआ नेता है। तो फिलिस्तीन में भी जब अन्याय हुआ तो पूरे भारत से बोलने वाला अकेला चंद्रशेखर आजाद था। वरना ये कह दिया गया कि अगर कोई कमजोरों का समर्थन करेगा तो उसको देख लिया जाएगा। हमने चलन करके कहा कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो हमें रोक के दिखाओ। तो हम तो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया कि अन्याय करने वालों से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। किसानों ने 13 महीने आंदोलन चलाया, हम कंधे से कंधा मिला के साथ रहे। जब महिला पहलवानों पर अन्याय हुआ, हमने उनकी आवाज बनने का काम किया। जब 2 अप्रैल में हमारे स्टेट को चोट पहुंचाई, हमने पूरे देश में आंदोलन किया। 17 लोगों ने शहादत दी। जब दिल्ली में गुरुघर तोड़ा, जिस सदगुरु रविदास जी महाराज को आप अपना पिता मानते हो, कुलगुरु मानते हो, उनके मंदिर को तोड़ने का काम किया। उनके गुरुघर को हमने ईंट से ईंट बजा दी सुप्रीम कोर्ट और सरकार की। हम 96 लोग 6 दिन तक जेल में रहे, हर जुर्म सह के। अभी भी औरैया में, उन्नाव में, हाथरस में जब आपकी बेटी को अपमानित करके और कचरे की तरह जला दिया, तो भी आपने चंद्रशेखर आजाद ने सीना ठोक के सरकार का गिरवान पकड़ के उस बहन के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। आप फ्रीडम ऑफ इंटरव्यू का मामला हो, नीट का मामला हो, प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं। और अब तो जब ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी हो रही तो ईवीएम के खिलाफ भी डंडा झंडा लेके चंद्रशेखर आजाद उसके साथी दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि ईवीएम द्वारा वोट की चोरी बंद हो, चुनाव बैलेट पेपर से हो, इसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर ईवीएम द्वारा भी चुनाव हो तो जो वीवीपैट से पर्ची निकल के आती है वो मशीन में ना गिरे, हमारे हाथ में आए और हम उसको अच्छी बात देखभाल के उसको जमा करा दें। हमने इनसे कहा कि भाई आप ईवीएम से गिनती मत कराओ, मशीन पे आप हमारी पर्ची गिन के बता दो कि कितनी पर्ची हमारे पक्ष में है। हम तो पर्चियों से वोट चाहते हैं। लेकिन आप ये सुनो कि जब तक, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट वो पंचायत है, वो मंदिर है जिसको पूरी दुनिया सुनती है, जब तक इस देश में आपकी कोई बोलने वाली वॉइस नहीं जाएगी तो पूरी दुनिया को पता नहीं लगेगा कि हम अपने देश में 2nd दर्जे के नागरिक बना के हमें रखा जा रहा है और हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी को भी बंधक बना दिया गया है। और अगर कोई बोलता है तो झूठे मुकदमे जेल, सीबीआई इनकम टैक्स के छापे लग जाते हैं।
और अगर मेरे जैसा कोई हो तो उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। मैं तो गोली खाकर बैठा, लेकिन कभी मैं डरा नहीं। और आज भी मैं यहाँ खड़ा हूं, मौत एक बार आएगी, लेकिन मैंने हाथ फैलाना नहीं सीखा। मैं आपका खून हूं, मैंने लड़ना सीखा है, और जब तक मेरे शरीर में लहू दामन खतरा रहेगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीने जाते हैं, और जो छीनने के लिए ताकत की जरूरत होती है। सड़क की लड़ाई में सड़क पर लड़ता हूं, मैं आपसे सदन की ताकत मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर अकेले जनसेवा में लड़नी होती तो वो खून का एक कतरा लगा के लड़ लेता। ये लोकतंत्र है। यहाँ तो आप जिसको ताकत हो, जैसे भाई ने कहा, प्रधान जी ने, कि हमने हमारी बड़ी नेता को बना के भेजा, उसके हाथ को ताकत दी, तो हम अपने भाई को क्यों दे सकते? ये तो फैसला आपको करना है कि अगर आप ये मानते हैं कि आपका भाई 24 घंटे 7 दिन आपके लिए खड़ा है, तो एक मौका आपको चंद्रशेखर आजाद को भी देना चाहिए। आपने सब लोगों को मौका दिया, आप महसूस करो। मैं पहली बार आपके गांव में आया, पिछली बार आपने वोट दी थी सब लोगों ने लोकसभा में। भाई किसको वोट दी थी प्रधान जी? सच बताना। गिरीश चंद जी को, बसपा को जीते थे ना? वो जीते थे ना? तो ये बताओ 5 साल में कभी आया आप यहाँ कि भाई आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, मैं मदद करूंगा? एक बार कभी पार्लियामेंट में बोले क्या कि भाई मेरे क्षेत्र में मैं वहां से चुन के आया, वहां की जनता ने मुझे वोट दिया, भाई मेरे यहाँ तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, मेरे यहाँ तो एम्स नहीं है, मेरे यहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगा, मेरे यहाँ तो किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, मेरे यहाँ तो पुलिस का जुर्म जाते हैं, कभी बोलेंगे? जब आपकी आवाज नहीं उठेगी तो भाई आपके क्षेत्र में काम कहां से हो जाएगा? जब कभी कहीं भी कोई आपके क्षेत्र की आवाज उठेगी तभी तो सरकार की आंख खुलेगी। सरकार तो गूंगी बहरी है ही, उनके झूठ को सच साबित करने के लिए तो मीडिया है ही। आप मेरी बात पे गौर करो। आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हो तो 5 बार उस सामान को चेक करते नहीं करते कि ये सामान खराब तो नहीं है, ये सामान इसका पैकेट खुला हुआ तो नहीं है, इसमें जो अंदर सामान है वो कम तो नहीं है? करते हो नहीं करते? बताओ भाई। तो जब 10 रुपए के सामान को चेक करते हो तो ये करोड़ों रुपए से कीमती बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों के खून से मिली वोट को जब देने जाते हो तो एक बार ये भी सोचते हो कि नेता हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये हमारे साथ खड़ा होगा नहीं होगा, ये हमारे लिए कभी खड़ा था नहीं खड़ा था, ये हमारी आवाज बन सकता नहीं बन सकता है, ये कभी हमें लिए हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए कुछ कर सकता नहीं कर सकता। आप जानना चाहते हो? इस देश के हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर रोजगार मिल सकता है, इसकी गारंटी भारतीय संविधान देता है। कैसे? ये भी सुनो। हम चाइना से, बांग्लादेश से लाखों करोड़ों रुपए का माल हर साल खरीदते हैं। वही माल अगर मैन्युफैक्चरिंग होकर हमारे यहाँ बनने लग जाए तो हर घर तक रोजगार पहुंच जाएगा, माँ बहनों तक, नौजवानों तक, बुजुर्गों तक, हर घर तक रोजगार पहुंच जाएगा। जो पैसा लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी का माफ होता है, वही पैसा अगर नौजवानों को बिजनेस करने के लिए दिया जाए तो यहीं पे छोटे छोटे इनके व्यापार खड़े हो जाएंगे, सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और गरीबों के घर में रोजगार भी आएगा। जो बैकलॉग बचा हुआ है, अभी सेंटर में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं सरकारी, अगर वो सरकारी नौकरियां जारी कर दी जाए तो 10 लाख परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी, 10 लाख परिवार अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अगर कुटीर उद्योग लगा के बहनों माताओं को रोजगार दिया जाए तो इनके घर में गुस्सा लिया जाएगी। और अगर रोजगार भत्ता जो बेरोजगार है उनके लिए, क्योंकि जब तक उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको पढ़े लिखे जो घर अपना पेट काट के माँ बाप ने तैयार कर दिए, पढ़े लिखे बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, तो भाई उनको अगर सरकार रोजगार भत्ता दे, बेरोजगारी भत्ता 4-5 हजार रुपए, तो वो नौजवान भी पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। क्या सरकार पॉलिसी बना के इस देश के हक वंचित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ने नहीं भेज सकती है? क्या नहीं कर सकती है सरकार? सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ये करना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसे आ गए तो आप गुलाम नहीं करोगे इस देश, आपका हाथ ऐसे नहीं फैलेगा। फिर आप 5 किलो राशन पे वोट नहीं दोगे, फिर तो आप राज करने की सोचोगे, क्योंकि जिनका पेट भरा होगा वही तो कुछ सोचेंगे, जो सुबह मजदूरी में चले जाते हैं बेचारे क्या सोचेंगे। तो ये सब चीजें लोकतंत्र में वोट के जरिए आसान है। राजतंत्र में तो तलवार चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक राज में चलता था। बाबा साहब ने तो ये हमारे अंगूठे में दे दिया। गुरु गोविंद सिंह ने तो कहा कि राज तलवार के दम पे होगा, लेकिन वो राजतंत्र था, उसमें हथियार ही तलवार थी। आज तो हथियार के रूप में वोट है, वोट दबाओ, वोट अपने आदमी को दो, राज ले आओ। वोट अगर आपने गिरीश चंद जी को दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दोगे
तो क्या कभी आपको सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा या आपके कोई साथ नाइंसाफी होगी तो सरकार ऐसे हाथ बंद करके अन्याय कर पाएगी? आपके सामने है, जिनके पास आवाज नहीं होती उनके साथ हल्द्वानी जैसे अन्याय होते हैं, जिनके पास आवाज नहीं होती उनमें उनके साथ रामपुर जैसे अन्याय होते हैं, और जिनके पास आवाज होती है तो जब भी जुल्म जाती होती है सरकार का कुंडा बंद कर देते हैं। बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग इस बात को सरकार भी जानती है, इसलिए आरक्षण को पिछले दरवाजे से खत्म करती है, सामने से नहीं आती। मेरे दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलना चाहिए। आप बताओ कौन सी सरकार ने लागू किया, कौन से नेता ने आंदोलन किया? आप बताओ, क्योंकि कभी संसद में किसने कहा ही नहीं कि लागू करो, प्रमोशन रिजर्वेशन मिलेगा दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो वो प्रमोट होंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे, और जो नीचे बैठ लोग खाली होगा उससे मेरे आने वाले भाइयों को नौकरी मिलेगी। सरकार तो बहुत समझदार है ना, आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप लड़ोगे, हक मांगोगे, सरकार नहीं जाती है हक मांगो। और आप बताओ, जब अमीरों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं तो आपके लिए कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकते? आप बताओ, बिजली के बिल आपके क्यों नहीं माफ हो सकते? किसानों के क्यों नहीं बिजली के बिल माफ हो सकते? किसानों की फसल के दाम क्यों नहीं मिल सकते किसानों को? इस देश में वही होगा जो सत्ता में बैठे लोग चाहेंगे। चाहे आप अपने को बिठाओगे तो आपकी बात आगे बढ़ेगी, और आप उनको बिठाओगे तो उनकी बात आगे बढ़ेगी। अगर आप समझदार हैं, जागरूक हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने का मौका अपने इस चंद्रशेखर आजाद को भी दो कि वो इस लड़ाई को लड़के दिखा सके कि वो आपके हकों के लिए अच्छा कैसे कर सकता है। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं आपसे साथ साथ ये भी कहता हूं, अगर आप इस बार चुनाव में अपने छोटे से चंद्रशेखर को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो सड़क पे लड़ाई लड़ी उसको सदन में ले जाना चाहते हैं, तो केतली को वोट करें। आपके केतली को दी गई एक वोट चंद्रशेखर आजाद के पैरों और हाथों दोनों को मजबूत करेगी, और आपके लिए एक लड़ाका तैयार होगा जिसको पूरी दुनिया सुनेगी। जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए बात रखेगा तो फिर सरकार आपके हकों की चोरी नहीं कर पाएगी। एक आखिरी बात आपसे ये है, ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ? एक वोट। तो सच ये है, ये मैंने माननीय काशीराम साहब से सीखा, उन्होंने कहा जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। भाई ये लड़ाई मेरे अकेले की तो नहीं है, आप बताओ, ये हम सबकी लड़ाई है, मेरी अकेले की लड़ाई है क्यों भाई बताओ? सबकी है। तो जिनसे मुकाबला है उनको तो बहुत पैसे, भाई सारा मीडिया उनका है, सारे पैसे उनके पास है, सारे साधन उनके पास, सरकार उनके पास है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत ईमानदारी कमाई से इस जंग में, इस संघर्ष में योगदान जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मेरे पास साधन संसाधन तैयार हो कि मैं जालिम का मुकाबला पूरी ताकत से कर सकूं, और इस बार उनके दांत खट्टे करके आपकी लड़ाई को मजबूत कर सकूं। तो मेरा आपसे आग्रह है, मेरी माँ बहनों से भी, कि चाहे वो 1 रुपए की मदद करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि गरीबों का एक एक पैसा, मेहनत की कमाई का पैसा, उनके खून पसीने का पैसा, वो बहुत मजबूत होता है। तो मुझे अमीरों के लाखों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं, धंधा सेठों के, मैं अपने हक वंचित कमजोर समाज से अपील करता हूं कि वो इस लड़ाई में मेरी आर्थिक मदद भी कराएं, और दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद भी दे कि मैं इस जंग को जीत के उनकी इस लड़ाई को दिल्ली लेके जाऊं और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करूं, और भारतीय संविधान की भी रक्षा करने का काम करूं, अपनी वोट की भी रक्षा करने का काम करूं, और अपने भाइयों बहनों के लिए नए अवसर भी तैयार करवाने का काम करूं। जो लोग इस लड़ाई में हमारा सहयोग करेंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दोनों हाथ उठा के हमारा समर्थन करें और हमें विश्वास दिलाएं कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। वो इस बार अमीरों का साथ न देके अपने चंद्रशेखर आजाद को इस लड़ाई को लड़ने का मौका देंगे। वो साबित करेंगे कि वो अमीरों के गुलाम नहीं है, उनके सीने में जो दिल है वो गरीबों के लिए भी धड़कता है, उनके सीने में जो दिल है वो गुलामी की बेड़ियां काटना चाहता है। मैं आपको ये कहूंगा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनुवन और छोटे बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये नारा 600 साल पहले सदगुरु रविदास जी महाराज ने दिया था कि राज ऐसा हो जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ जुल्म जाति ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी बहन बेटी को खून के आंसू न रोने पड़े, कोई इतना अमीर ना हो कि उसको गरीब को कुचलने में मजा आए, कोई इतना गरीब ना हो कि वो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाए। तो ऐसा राज होना चाहिए जहां सब लोग बराबर हों। ऐसा राज होना चाहिए जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां मानवता में सब लोग बराबर हो
और उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगमपुरा राज तब आएगा जब आप लोग संघर्ष करोगे। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज। हर व्यक्ति जिनके दुनिया में जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज आना चाहिए। उसके लिए संविधान के राज के लिए आप लोग संकल्प करो और आगे बढ़ो। ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। जय भीम, जय भारत। घुमाने की जरूरत नहीं है। जिसको हमसे प्यार है वो भाई जो यहाँ तक चल के हमारी मदद करने नहीं आया, वोट डालने कैसे चला जाएगा? वो तो घर में पड़ा रहेगा। हम तो उससे वैसे ही कमजोर पड़ जाएंगे। तो जिसको हमारी मदद करनी है वो चल के आए और साबित करे कि अगर कोई उनके लिए एक कदम चलेगा तो वो भी 4 कदम चलेंगे। अगर मेरे लिए आप 1 कदम चलोगे तो मैं 400 कदम चलूंगा। ये वादा आपसे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।